मैं 2016 से भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहा हूँ, तन मन धन तीनों के साथ। मैंने पार्टी के साथ कभी कोई गद्दारी नहीं करी। बच्चे, स्कूल की लेडीज, व्यापारी, हर आदमी परेशान था। तो मैंने अपनी मांग रखी थी कि भाई साहब इसको सही किया जाए। जब देखा गया कि हाँ नहीं सही हुआ तो मेरे को आंदोलनरत होना पड़ा। तो हमने बहुत मेहनत करी है, ये मैंने बहुत संघर्ष किया है और मेरे को उस संघर्ष का फल भी दिया है मेरे भगवान ने। मेरे बुजुर्गों का, मेरे यार दोस्तों का, सबका मेरे को सहयोग मिला। मेरी राजनीतिक जननी और राजनीतिक माँ भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जो मेरे लिए जो मुझे सेवा देगी वो मैं निभाऊंगा। मेरा एक ही लक्ष्य है, मेरी भारतीय जनता पार्टी मजबूत होनी चाहिए, मेरा परिवार मजबूत होना चाहिए। एक आम नागरिक की तरह सोचते हैं। जो सरकार होती है वो बहुत तरीका का एनालिसिस करती है। कई साल पहले रुद्रपुर की एक सड़क को लेकर धरना प्रदर्शन करने के बाद चर्चाओं में आए और उसके बाद से राजनीतिक लाइन पर अपनी एक लंबी लाइन खींचने वाले व्यक्ति के साथ आज मैं यहाँ पर मंच शेयर करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मैं बात कर रहा हूँ थापर मिल की उस सड़क की जिसको पिछले नगर निगम कार्यकाल में बनने में देरी के कारण जब एक कम उम्र का लड़का उस पर धरना प्रदर्शन करने के लिए सड़क पर बैठ जाता है, चर्चाओं का विषय बनता है। शहर के हर बड़े छोटे अखबार और सोशल मीडिया पर एक हाइक पाता है और उसके बाद राजनीतिक कैरियर वहां से शुरुआत होता है और आज मौजूदा स्थिति में नई कार्यकारिणी गठन में आईटी संयोजक के तौर पर विराजमान है। मैं बात कर रहा हूं सोनू गगनेजा की। गगनेजा प्रॉपर्टी डीलर के जो मालिक हैं और खासा चर्चाओं में अक्सर बने रहते हैं। आप सोशल मीडिया पर उनको देखते भी होंगे, उनके बयान हम हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। मौजूदा समय में मैं बैठा हूँ सोनू गगनेजा के साथ। गगनेजा जी, स्वागत है पहले तो आपका। नमस्कार भैया, आपको बहुत बहुत मेरा प्रणाम और बधाई हो आपको। आप नई कार्यकारिणी में इस समय आईटी संयोजक के पद पर नियुक्त हुए हैं और हालांकि मुझे उम्मीद थी कि शायद सोनू गगनेजा किसी दूसरे पद पर काबिल होने के ज़्यादा लायक हैं। सबसे पहले तो भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को मंच दिया बेबाक चर्चा का। तो भैया देखिए, होता क्या है कि जब राजनीति क्षेत्र में बंदा आगे बढ़ता है ना, तब उसको कई तरीके की परेशानियों से और कई तरीके की क्या कहते हैं अपना उससे गुजरना पड़ता है दौर से। तो अभी शुरुआती दौर है, मुझ पर भारतीय जनता पार्टी ने, मेरे शीर्ष नेतृत्व ने, भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान विधायक हैं आदरणीय श्री शिव अरोड़ा जी, रुद्रपुर नगर निगम के महापौर माननीय विकास शर्मा जी और हमारे शहीद भगत सिंह मंडल के जो अध्यक्ष हैं बड़े भाई सुनील ठुकराल जी, उनका मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया और इस लायक समझा। मैं एक बात कहता हूँ, 28 साल की आपकी उम्र है और इतनी कम उम्र में मेन बॉडी में पहुँच जाना ये अपने आप में अचीवमेंट है, क्योंकि चप्पलें घिसनी पड़ती हैं भाजपा में कहीं अगर मेन बॉडी तक पहुँचने के लिए। क्योंकि ये वक्त था, ये दौर था आपका, मुझे लगता था कि यूथ बॉडी में कहीं भाजपा के युवा मोर्चा मंच में कहीं आपको वो मिलेगा, लेकिन ये डायरेक्ट एंट्री हो गई आपकी, कहीं रास्ते और खुल गए हैं। तो आप आईटी संयोजक है, क्योंकि लिखने के मामले में सोनू गगनेजा जो है हमेशा से मुखर रहा है और बहुत लिखता है। आपने नाम लिया है शिव अरोड़ा जी का, आपने नाम लिया है विकास शर्मा जी का। मैं यूँ कह दूँ कि एक समय था जब राजकुमार ठुकाल जी के सोनू गगनेजा खास कहे जाते थे, फिर शिव जी के 9 रत्नों में से एक हो गए, विकास शर्मा के प्रिय हो गए। तो ये ट्रायंगल को कैसे सेट कर पाते हैं आप? भैया ट्रायंगल देखो कुछ भी नहीं है। देखो, राजनीतिक संबंध एक अलग विषय है और आपसी संबंध एक अलग विषय है। देखिए, राजनीति के साथ साथ बंदे को समाज में रहना है, सामाजिक संबंध बना के रखने हैं, सामाजिक सौहार्द खराब ना हो ये भी बंदे को जरूरी रखता है। और ऐसा नहीं है कि भैया बंदा राजनीति में अगर आगे बढ़ रहा है तो वो समाज में या अपने एंटी जो पार्टीज के लोग हैं उनसे ना बनाकर रखे। तो मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है, राजनीति एक अपनी अलग जगह और समाज एक अपनी अलग। नहीं, मैं ये बात आपने कह दी है, ये बात हमारे और आपके लिए तो सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जो शीर्ष नेतृत्व के नेता होते हैं वो लोग अक्सर ये सब चीज़ें नहीं चाहते हैं। ठीक है, नेता भले ही चाहे किसी दूसरे नेता की थाली में बैठकर खाना खा ले, लेकिन वो ये नहीं चाहता है कि मेरे यहाँ आने वाला व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के दर पर जाए। ये सब चीज़ें, इस सब चीज़ों से कभी होता नहीं कि थोड़ी सी स्थिति कहीं गड़बड़ हो जाती हो या कभी फ़ोन कॉल हो जाती हो, इस चीज़ को लेकर दिक्कतें आती हो? नहीं भैया, ऐसा कभी कुछ नहीं होता। देखिए, वही वाली बात है, संबंध सबसे ज़्यादा जरूरी है। राजनीति भी जरूरी है, लेकिन राजनीति के साथ साथ संबंध बहुत ज़्यादा जरूरी है। राजनीति और संबंध दोनों को पैरेलल बैलेंस बना के चलना, यही तो अपने में एक इंसानियत है और राजनीति का एक स्टेप है, जो काम सोनू गगनेजा बखूबी कर लेता है। सब भैया ऊपर वाले की कृपा, आप लोगों का आशीर्वाद है, सब चल रहा है। सुबह की चाय ठुकराल जी के साथ, दिन की चाय शिव अरोड़ा जी के साथ, शाम को अंतिम मिलन,
फिर विकास भाई के साथ, नहीं, तो नहीं। सारी चीजें ऐसी मैनेज हो जाती हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि भैया की सुबह की चाय मेरी। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि तीनों चीजें मैनेज करने का बात है कि दिन में 3 बार भी अगर तीनों से मिलना पड़ता है तो मैनेज हो जाता है। हाँ मैनेज हो जाता है, लेकिन भैया होता शहर क्या में बहुत कम लोग हैं जो ये सब चीजें मैनेज कर पाते हैं, उनमें से एक सोनू गगनेजा आज मेरे साथ मंच पर है। हाँ लेकिन भैया अब देखिए, पहले क्या था कि भारतीय जनता पार्टी में मेरे को एक ओहदा नहीं मिला था। अब मेरे शीर्ष नेतृत्व ने, भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी ने, मेयर साहब ने, मेरे मंडल अध्यक्ष ने मुझ पर भरोसा रखा है। हम कोशिश करेंगे इस चीज़ को बना के रखें, लेकिन जब बंदा राजनीति में आगे बढ़ता है तो उसको अपनी पार्टी के हिसाब से राजनीतिक माहौल में ढलना पड़ता है। क्या संतुष्ट हैं आईटी संयोजक पद से? देखिए भैया, पार्टी ने जो डिसीजन लिया है बहुत बढ़िया लिया है। एक फैमिली में एक गार्जियन होता है, उसको पता होता है उसने अपने बच्चे के लिए क्या करना है। हालांकि जो बच्चे होते हैं वो अपने गार्जियन पे उंगली उठाते हैं कि आपने मेरे साथ ये नहीं करा, मेरे साथ वो नहीं करा, लेकिन एक गार्जियन को पता होता है कि मैंने उसके लिए क्या करना है। हालांकि बीच में थोड़ा मेरे मन में आया, लेकिन बाद में मुझे एहसास हो गया कि गार्जियन सबसे बड़ी चीज़ है। इस बच्चे ने उंगली उठाई? नहीं, मैंने उंगली नहीं उठाई, मैंने उंगली नहीं उठाई। मैं संतुष्ट हूँ, मैं संतुष्ट हूँ। अगर भविष्य में कभी मौका मिला तो देखेंगे आगे। बाकी पार्टी की सेवा करनी है, पद पर रह के करेंगे या बिना पद पर रह के भी कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। मैंने वही कहा है कि लिखने के मामले में खासे मुखर हैं सोनू गगनेजा, ठीक है, और लिखने से चूकते नहीं है बिल्कुल भी। इसीलिए शायद होता है कि आपकी लेखनी को देखकर आईटी पद आपको मिला हो। मैं भैया वही कहना चाह रहा हूँ। देखिए, गार्जियन को पता होता है कि मैंने अपने बच्चे को किस जगह खड़ा करना है जी, और मेरा बच्चा कौन सी चीज डिजर्व करता है। तो हो सकता है मेरी पार्टी ने मुझको उपाध्यक्ष या मंत्री या महामंत्री के पद पर ना सुशोभित किया। उन्होंने देखा ये हमारा परिवार का जो सदस्य है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, तो उन्होंने सोचा होगा कि इसको आईटी में डालते हैं। तो जैसा पार्टी को सही लगा, मैं संतुष्ट हूँ, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे लोग इस लंबी लिस्ट में, फेरिस्त में थे, उनके नाम तक नहीं आए, लेकिन सोनू गगनेजा बहुत जल्दी से उस लिस्ट में शामिल हो गया। इसलिए प्राउड फील होता है या फिर थोड़ा अचंभा भी है? देखिए भैया, मैं 2016 से भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहा हूँ, तन मन धन तीनों के साथ। मैंने पार्टी के साथ कभी कोई गद्दारी नहीं करी। मैं आंदोलन में भी पीछे नहीं रहा हूँ। नहीं, मैं आंदोलन में पीछे नहीं रहा। देखिए होता क्या है। अच्छा, मैं सीधी बात करता हूँ, वो क्या मैटर था वो आपका थापर मिल को लेके, जबकि आप बीजेपी के ही मेयर के खिलाफ धरने पे बैठ गए थे? मैं बताता हूँ भैया, हुआ क्या था। ये घटना है 2022 की, अप्रैल 2022 की। गर्मी का माहौल जो इस समय चल रहा है, डिट्टो माहौल ये था। अब उस समय मैं स्कूटी से वहां पे जा रहा था, सड़क पास थी 2021 की, लेकिन वो सड़क माननीय महापौर जो उस समय के थे अपने रामपाल सिंह जी, उन्होंने इस सड़क को पास कर रखा था। मैं उन पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा, ना उस समय उठाया, ना मैं अब उठा रहा हूँ। सिर्फ मेरा एक सवाल ये था कि जब सड़क 2021 में आपने पास कर दी तो ये सड़क क्यों नहीं बनी अभी तक। और भैया उस सड़क की दयनीय स्थिति थी, बहुत बुरा हाल था उस सड़क पर। मतलब ये मान के चलिए, बच्चे, स्कूल की लेडीज, व्यापारी, हर आदमी परेशान था। तो मैंने अपनी मांग रखी थी कि भाई साहब इसको सही किया जाए। जब देखा गया कि हाँ नहीं सही हुआ तो मेरे को आंदोलनरत होना पड़ा। आंदोलन बड़ा जबरदस्त तरीके से किया था आपने, खासे चर्चाओं का विषय रहता है। उसके बाद से फिर वो चीजें ऊपर को ही चलती चली गई। बिल्कुल भैया, बिल्कुल, सब प्रभु की कृपा है। चुनाव में खासे सक्रिय रहते हैं सोनू गगनेजा, बाकी टाइम थोड़े कम लगते हैं। ऐसा क्या है कि भविष्य में चुनाव लड़ने की स्थिति बन रही है क्या? देखिए भैया, क्योंकि अभी बहुत छोटी उम्र है। बिल्कुल भैया, हाँ अभी 28 साल की मेरी उम्र है। 3 अक्टूबर 1996 को मेरा जन्म हुआ था। देखिए होता क्या है कि हम राजनीति क्षेत्र में तो 2016 से हैं, लेकिन राजनीति क्षेत्र के साथ साथ अपना व्यापार भी करना है। अभी तक मेरे पास एक ओहदा नहीं था, आज मेरे को मेरी भारतीय जनता पार्टी ने एक ओहदा दिया है। मानता हूँ वो पद मेरे लिए छोटा हो सकता है, लेकिन मेरी पार्टी के लिए और सेवा भाव के लिए वो पद छोटा नहीं है। तो अब जब मुझे पद दिया गया है, मुझे एक जिम्मेदारी दी गई है, तो मैं उसका निर्वहन करूंगा। पहले मैं चुनाव में एक्टिव रहता था, सोशल मीडिया पर तो आप देखते हो मैं हमेशा ही 24 घंटे ही लगभग एक्टिव रहता हूँ। बस एक रात को सोना होता है, तब मेरे को लगता है कि मैं फेसबुक या इंस्टाग्राम नहीं चलाता हूँगा। सोना से याद आया, एक व्यक्ति है जिससे आपका खासा लगाव है। कौन? सोहनलाल कालरा जी। भैया वो अंकल हैं हमारे, कोई दिक्कत नहीं है, खासा प्यार रहता है। बिल्कुल भैया, होता क्या है ना, वो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका अदा करते हैं कुल मिलाकर। ये है, और उनका सिर्फ एक ही टारगेट रहता है कि इसको भारतीय जनता पार्टी की जो नेगेटिव चीजें हैं वो समाज में उजागर करना। देखिए भैया, अगर हम किसी पद पर हैं या कोई पार्टी सत्ता में है तो वो हर आदमी को सेटिस्फाइड नहीं कर सकती। लेकिन मैंने कहा सोनू गगनेजा से खासा प्यार रहता है उनका, बड़े आशीर्वाद रहता है उनका। कई बार छेड़ाछानी भी रहती है, लेकिन उनका आशीर्वाद समझ के झेलते हैं। लेकिन कभी बदतमीजी नहीं करते, ना वो मेरे साथ करते हैं ना मैं उनके साथ करता हूं। मैंने वही कहा है कि अभी भी मैं ये भी जानता हूँ कि जैसे इंटरव्यू जब ये चलेगा
तो मैं एग्जैक्ट ये बात तो तय मानूं कि लाल काडला जी का इस पर कुछ ना कुछ कमेंट जरूर आना। बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। 1000% है कि ना तो सोनू गगनेजा उनकी वॉल पे जाके कुछ छेड़खानी करने से बाज आते हैं ना वो इस तरह से, तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। खैर, ये आपने एक वर्ड अभी यूज़ किया था कि सौहार्द की भावना हमेशा बननी चाहिए। बिल्कुल। आपकी वैचारिक लड़ाई हो सकती है, लेकिन आपसी मनभेद नहीं होने चाहिए। बिल्कुल। चुनाव को लेकर मैंने आपसे पूछा था, क्या चुनाव लड़ने के लिए सोनू गगनेजा के मन में कभी ख्याल आता है? अभी हाल ही में चुनाव गए, क्योंकि अब जो चुनाव आने वो बहुत अभी लंबा टाइम है, तो क्या कभी ऐसा मन है कि मैं चुनाव लड़ूंगा या लड़ना चाहता हूँ? देखिए भैया, आदमी की इच्छाएं कभी भी मरती नहीं है। उसकी आदमी हमेशा अपनी इच्छाएं इंसान आगे बढ़ाता है कि मैं ये भी बन जाऊं, वो भी बन जाऊं, तो इच्छाएं आदमी की कभी नहीं मरती। हाँ, अगर कभी भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया और मुझे मैदान में उतारा तो लड़ेंगे। फिलहाल अभी ऐसा मैंने नहीं सोचा। मैं लड़ना चाहता हूँ या नहीं चाहता हूँ, ये मेरा सवाल था। देखिए भैया, लड़ना चाहता हूँ। राजनीति में जब हैं तो हर आदमी के लिए आगे अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़, कि समाज की सेवा करना। देखिए, एक बंदा होता है नॉर्मल, एक होता है पद पर, एक होता है जनप्रतिनिधि। जब जनता, हम अगर जीतते हैं, कोई वार्ड में खड़े होते हैं चुनाव में, पार्षदी के में या नगर निगम में, जिसमें भी जब हम जीतते हैं तो हम जनप्रतिनिधि बनते हैं। तो जनप्रतिनिधि बनने के बाद उसकी एक वैल्यू अलग होती है, पद पे एक वैल्यू अलग होती है, नॉर्मल की एक वैल्यू अलग होती है। अगर मौका दिया तो अवश्य लड़ेंगे। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको, इस राजनीति से बाहर चल के अगर बात करें तो सोनू गगनेजा प्रॉपर्टीज़ के मालिक भी हैं, ठीक है। और जब से आपका ऑफिस बना है, खासा मतलब जो ऑफिस की आपकी रील्स वायरल होती हैं और जो भी कुछ हुई थी, उसके बाद से लोगों में एक मतलब बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि ये जानना चाहते थे कि ये ऑफिस कहाँ है, क्योंकि बहुत कम उम्र में आपने बहुत सारी चीज़ें मुकाम हासिल कर लिए हैं। आपका प्रॉपर्टीज़ का धंधा भी है, तो कहीं ऐसा नहीं होता है कि राजनीति को लेकर कभी इस सब चीज़ों में वाद विवाद उत्पन्न होने की स्थिति आ जाए, या लोगों को लगता हो कभी इस तरह की बातें करते हैं कि नहीं ये दूसरी पार्टी से? क्योंकि आजकल पार्टी में होना भी अपने आप में एक विवाद हो गया, धीरे धीरे करके राजनीति का स्तर बहुत अब नीचे जाता जा रहा है। देखिए भैया, मैं आपको इस बात का जवाब देता हूँ। जो लोग मेरे को बचपन से जानते हैं वो ये जानते हैं कि सोनू राजनीति के साथ साथ व्यापार भी कर रहा है। और जब मैं राजनीति क्षेत्र में बात करता हूँ तो सिर्फ मैं राजनीति की बात करता हूँ, और जब मैं व्यापार में बात करता हूँ तो मैं कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी ये सब चीज़ नहीं देखता। और मैं यही आशा सामने वाले से करता हूँ, और कहीं ना कहीं मुझे इसका बेनिफिट भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी पार्टी की डील कराने गया। सपोज बहुत कम उम्र में बहुत कुछ हासिल कर लिया है आपने, चाहे वो आज मैं राजनीति के तौर पे कह दूं, मैंने वही बात आपसे भी कही थी कि राजनीति में भाजपा के अंदर मेन बॉडी में पद लेना, चाहे वो छोटा बड़ा कोई भी पद लेना हो, ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। क्योंकि भाजपा के जो और शाखाएं वो इतनी ज़्यादा हैं कि भाजपा एडजस्ट करना जानती है, लेकिन इसके बावजूद आप मेन बॉडी में आ गए। लेकिन मैं वही बात कह रहा हूँ कि 28 साल की उम्र में एक छोटा सा लड़का जो अपने शहर में अपने एक ऑफिस के प्रॉपर्टीज के तौर पे अपने आप को खुद को ब्रांड बना के बैठा हुआ है, जो एक गाड़ी से घूमता है, बिल्कुल चश्मे लगा के, बिल्कुल वेल सेटल्ड होकर चलता है, तो लगता है कि अब बहुत जल्दी आपने बहुत सारी चीज़ें हासिल कर ली है। नहीं भैया, होता क्या ना, जब आप शिखर पर पहुंच जाते हो या शिखर पर पहुंच रहे होते हो, तब आपको ये दिखता है सामने वाले इंसान को कि ये शिखर पर पहुंच चुका है या पहुंच रहा है, लेकिन बंदा ना पीछे के संघर्ष नहीं देखता। तो हमने बहुत मेहनत करी है। एक बार जब आपने मेरा पूर्व में इंटरव्यू लिया था तो मैंने उसमें इंटरव्यू में बात बोली भी थी कि मैंने बहुत संघर्ष किया है, और मेरे को उस संघर्ष का फल भी दिया है मेरे भगवान ने। मेरे बुजुर्गों का, मेरे यार दोस्तों का, सबका मेरे को सहयोग मिला, सपोर्ट मिला, आशीर्वाद मिला, और भगवान की कृपा रही कि मैं आज, भगवान की कृपा से किसी भी चीज़ की मेरे पास कोई कमी नहीं है। सब प्रभु का आशीर्वाद है, आप लोगों का आशीर्वाद है। वेल सेटल्ड, वही मैंने उसी मामले में ये बात कही है। विकास शर्मा से कैसा संबंध है नए महापौर से? भैया, विकास शर्मा जी से देखिए, मैं बताया मैंने अभी आपको पूर्व में ही कि 2016 के अंदर मैं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में आया। बेसिकली इस राजनीति की शुरुआत जो करी, मेरी राजनीतिक जननी और राजनीतिक माँ भारतीय जनता पार्टी है। इसी पार्टी से मैंने अपनी शुरुआत करी, और इसी पार्टी में 9 साल से मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। जब जब पार्टी को मेरी जरूरत होती है मैं सेवा देता था। हालांकि पद तो मुझे अब 2-3 दिन पहले दिया गया है, लेकिन विकास शर्मा जी से संबंध मेरे व्यापारिक भी रहे हैं, और भाइयों वाली बात आज भी है, तब भी थी। ऐसा नहीं है कि वो मेयर बन गए तो उनसे मेरे मेयर वाले संबंध आज हो गए, ऐसा नहीं है। वो पहले से भी उनसे मेरे व्यापारिक संबंध भी थे, और आज वो जब राजनीति के क्षेत्र में हैं तो राजनीतिक संबंध तो होने ही होने हैं। सोनू गगनेजा किसके ज़्यादा करीब है, शिव अरोड़ा या फिर विकास शर्मा? मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के करीब हूँ।
सवालों से बच्ची आसानी तरीके से बच जाते हैं आप। नहीं नहीं भैया, भारतीय जनता पार्टी के करीब हूँ। भारतीय जनता पार्टी जो मुझे सेवा बोलेगी मैं वो सेवा करूंगा, चाहे उस सेवा से किसी को लाभ हो या हानि हो, मैं इस चीज़ को नहीं जानता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो मेरे लिए जो मुझे सेवा देगी वो मैं निभाऊंगा। मेरा एक ही लक्ष्य है, मेरी भारतीय जनता पार्टी मजबूत होनी चाहिए, मेरा परिवार मजबूत होना चाहिए। मैं कहता हूँ बहुत कम उम्र में कुशल वक्ता बनने जा रहे हो आप। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपका राजनीतिक कैरियर भी बहुत उज्ज्वल है, और मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि अगर पार्टी के प्रति आप इतने समर्पित है तो पार्टी भी मुझे लगता है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं तो आपको एडजस्ट करने वाली है, क्योंकि ऐसे जुझारू लोगों की भारतीय जनता पार्टी में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। भैया भारतीय जनता पार्टी को अपने रत्नों की पहचान करना बहुत अच्छी तरीके से आता है। कई तरीके के फिल्टर्स लगे होते हैं भारतीय जनता पार्टी में, उसको तराशने के बाद वो जो हीरा निकलता है वो भारतीय जनता पार्टी को उसकी पहचान है। भारतीय जनता पार्टी हीरा बनाना भी जानती है और हीरो को खंडित करना भी जानती है। मैं कहता हूँ बहुत सारे नेता हैं जिनकी राजनीति में जो अपने आप को खुद को बाहुबली समझ लेते हैं, उनको भी भारतीय जनता पार्टी बर्फ़ में लगाना जानती है। मैं राष्ट्रीय स्तर पे भी हैं चाहे नीचे भी है, भारतीय जनता पार्टी किसी को अपने आप से बड़ा नहीं होने देती। देखिए भैया मैं बताता हूँ, अगर आज सोनू गगनेजा कहीं है, अगर मैं आज हूँ तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की वजह से। तो ये इंसान को कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि उसके पीछे जो है, जो सबसे पहले है। महत्वाकांक्षा एक ऐसी चीज़ होती है ना, महत्वाकांक्षा एक ऐसी चीज़ राजनीति में होती है। सोनू गगनेजा, आपकी उम्र बहुत कम है मेरी बेसिकली, लेकिन मैं आपको एक बताता हूँ, जब आदमी की महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लग जाती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, जैसे जैसे उस पर दायित्व बढ़ता जाता है, तो खुद को पार्टी समझ लेता है। और अक्सर यही होता है, यही हुआ भी है। लोग नेताएं दल बदल लेते हैं, इसीलिए बदल लेते हैं क्योंकि वो खुद को पार्टी से ऊपर मान लेते हैं। कई बार इस मामले में मोस्टली हमने देखा है कि लोग सफल भी हो जाते हैं, लेकिन जो लोग सफल नहीं हो पाते हैं फिर उनका कैरियर फिर खत्म हो जाता है, कैरियर ग्राफ खत्म हो जाता है। मैं मानता हूँ इस बात में, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि पार्टी बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि आपके पास एक जनाधार होता है पार्टी को लेकर। लेकिन जब आदमी धीरे धीरे करके ऊपर को जाता है तो उसकी अपनी महत्वाकांक्षा इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसको लगता है कि मेरी वजह से पार्टी चलने लग गई है, फिर वो चीज़ें खत्म हो जाती नहीं, ऐसा नहीं है भैया। देखिए समाज में कई तरीके के उदाहरण हैं। आदमी सोचता है कि मेरे से पार्टी है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि पार्टी से मैं हूँ। तो ऐसे कई उदाहरण समाज के अंदर हैं, अपर लेवल पर भी और ग्राउंड लेवल पर भी। बिल्कुल है, चाहे हम अपने शहर को ले लें या देश में ले लें, राष्ट्रीय स्तर में ले लें, जिले में ले लें, कहीं भी ले लें, तो पार्टी सर्वोपरि है। देखिए भैया, मैं मानता हूं कि मेरी पहचान है। मैं अपने दम पर 2000, 4000, 5000, 10,000, 20,000 वोट ले जाऊंगा, लेकिन जब एक पार्टी का सपोर्ट और एक पार्टी का सिंबल होता है ना, तो वो सीधा काउंटिंग होती है कई लैक्स में। चलिए, और एक चीज़ और मैं पूछता हूँ, अब यहाँ से थोड़ी राजनीति से हट के बात करते हैं। पहलगाम हमले को सोनू गगनेजा कैसे देखते हैं? क्योंकि मैं आपके उस समय मैंने वर्ड्स पढ़ लिए थे, आपके वर्ड बहुत तीखे थे। क्या देखिए भैया मैं बताता हूँ। पहली बात, जो लोग ये बात बोलते थे, मेरी अपने पर्सनल ओपिनियन है, जो कहते थे कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता। अगर आतंकवाद का धर्म नहीं होता तो उन्होंने धर्म पूछकर क्यों मारा, और सिर्फ बेसिकली हिंदुओं को? आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। और सिर्फ उनसे पूछकर कि हिंदू हो या मुसलमान, उन्होंने कहा हिंदू तो कलमा पढ़ो। कलमा पढ़ना नहीं आया, शूट। क्या का तरीका भैया? अगर आतंकवाद का धर्म नहीं होता तो आपने हिंदुओं को क्यों मारा? मेरा तो सवाल सिर्फ उस समय भी यही था और आज भी यही है। मेरे दिमाग में तो आज तक ये पिक्चर घूमती है कि सिर्फ हिंदुओं को ही क्यों टारगेट किया जाता है हर चीज़ में। लेकिन मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि क्या ये सिस्टम का फेलियर नहीं था कि ये बात ज़्यादा जरूरी है पूछने की, वहाँ तक आतंकवाद कैसे पहुँच गया, जबकि एक बहुत बड़ी सेना का धड़ा कश्मीर में रहता है हमारा? देखिए भैया, कई बार सेंसिटिव एरिया है भैया, मानते हैं। देखिए हुआ क्या, 2019 के अंदर देश के जो गृह मंत्री हैं वर्तमान में, अमित शाह जी, और भारत सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने धारा 370 आर्टिकल 370 हटाया वहां से। उसके बाद गोलीबारी और जो वहां पे पत्थरबाजी होती थी लगभग खत्म हो चुकी थी। तो यही सरकार का रहा होगा कि यार हो सकता है कि पहले की भांति चल रहा है। तो कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि हमारी सिक्योरिटीज लैप्स हुई हैं, उस बात को भारत सरकार ने माना भी है। देखिए गलतियां इंसान से होती हैं, तो भारत सरकार ने माना, अब आगे पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। लेकिन आप ये देखिए, हमने उस बात का जवाब भी दिया है, हम दुश्मन के घर में जाके मार के आते हैं उसको। नेशनल मीडिया ये बात कह रही है, और जबकि इस बात को सिरे से खारिज किया है सेना ने खुद। नहीं भैया, ये सब कहने की बातें। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक पे रील्स देखिए, हम दुश्मन के घर पे मार के आए हैं। मैं सेना के खिलाफ नहीं हूँ, मैं देश के खिलाफ भी नहीं हूँ, मैं सरकार के खिलाफ भी नहीं हूँ। मेरा कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि पहली बात, इस बात पे उठनी चाहिए आवाज़। जब पुलवामा का अटैक हुआ था, उसके ठीक 6 साल बाद फिर से दोबारा अटैक हुआ, और ऐसी घटनाएं बीच में भी लगातार होती रही हैं। लेकिन मैं फिर ये बात कहना चाहता हूँ कि क्या सरकार को ऐसी जगहों पर इतने कड़े इंतजामात नहीं करने चाहिए कि वहाँ जाकर
आतंकवाद को रोका जा सके। कश्मीर जैसे सेंसिटिव एरिया में वहाँ 1 घंटे तक सेना नहीं पहुँच पाई, इस बात पर सवाल उठने चाहिए। सरकार को आगे, मैं कहता हूँ पिछला कुछ भी हो गया लेकिन आगे कड़े इंतजाम रखने चाहिए। आज किसी भी तरीके से युद्ध समाप्त हो गया, युद्ध विराम हो चुका है, तो क्या युद्ध विराम और जो भी ये पिछले 4-5 दिनों में हुआ, ये इस चीज़ के लिए पुख्ता इंतजाम थे क्या? इस मामले में और कड़े नियम सरकार को अपनाने चाहिए थे। मेरा कुल मिला के सवाल ये है, और थोड़ी सी नाराज़गी एक आम नागरिक की तरीके से यह है कि ये मौका था, अगर इस तरीके की हरकतें, घटिया हरकत पड़ोसी मुल्क के द्वारा हमारे साथ कर दी गई थी, तो इस समय मौका था सरकार को कि सरकार पीओके को अपने अंदर ले लेती, और लेना भी चाहिए था। मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। 10 तारीख को 5 बजे युद्ध विराम हो गया था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में यह तय हो गया था कि दोनों में से कोई भी देश सीज फायर का उल्लंघन नहीं करेगा। और इस बात की जो सुलह 10 तारीख को 3:35 पर डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट हैं यूएस के, अमेरिका के, उन्होंने दोनों देशों के बीच में ये मध्यस्थता कराई। लेकिन उसमें यह तय हुआ था कि 12 तारीख को 12 बजे दोनों देशों के विदेश सचिव बैठेंगे और उसमें भारत अपनी मांगे रखेगा। अगर वो मांग पाकिस्तान मान लेता है तब तो ठीक है, वरना युद्ध विराम होगा। और हो सकता है उन मांगों में पीओके भी हो, पाक अधिकृत कश्मीर जो हिंदुस्तान का हिस्सा पाक ने कब्जा रखा है, हो सकता है ये भी बात सरकार ने रखी हो। अब इसका जो वो है सब थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा कि भारत सरकार ने अपनी क्या मांग रखी है। अगर नहीं रखी होगी पीओके तो फिर स्टैंड क्या रहने वाला है? देखिए भैया, होता क्या है, हम एक आम नागरिक की तरह सोचते हैं, जो सरकार होती है वो बहुत तरीका का एनालिसिस करती है। एग्जैक्ट बात मैं यही बताना चाहता हूँ, ये आपने बिल्कुल एग्जैक्ट बात कह दी, और मैं इसी बात पे आता हूँ। मेरा ओपिनियन से सरकार नहीं चल सकती, सरकार पे बहुत सारे दबाव होते हैं। ये बात उन लोगों को भी समझ में आनी चाहिए जो सड़क पर चलकर विरोध और रोष व्याप्त करते हैं, उन लोगों को भी ये बात समझ लेनी चाहिए बिल्कुल कि गली में किसी भी तरीके से कैंडल मार्च मिलाने से और ये सब चीज़ें होने से सरकार नहीं होती। सरकार का काम करने की कार्यशैली अलग है, सरकार के लिए दबाव अलग है, और सरकार बहुत सारी चीज़ों को सोच समझ कर चलती है। लेकिन मैं फिर वही बात कहना चाहता हूँ कि अगर इस तरह की हरकतें लगातार रिपीट हो रही हैं तो क्या इसका पुख्ता इंतजाम होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल होना चाहिए भैया। आप ये बात देखिए, अब भारत सरकार ने सीधा सीधा 2 टूक शब्दों में वन एंड ओनली एक ही बात बोली है कि अगर अब सीज फायर का उल्लंघन होगा तो हम इसको युद्ध मानेंगे, ना कि ये कि आपने हरकत कर दी और हमने आपको माफ कर दिया। उस दिन क्या डोनाल्ड ट्रंप की बात को माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, या मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? भैया मेरे हिसाब से तो अगर सीज फायर का उल्लंघन होगा तो युद्ध होना लाजमी है। एक गलती तो माफ की जा सकती है, लेकिन बार बार गलती माफ नहीं की जा सकती। एक गलती तो पुलवामा में ही हो चुकी थी। बिल्कुल भैया, भैया मानते हैं, और सरकार ने उसका जवाब दिया भी एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से। और इस बार भी पाकिस्तान के घर में घुसकर हमारी सेना मार के आई है, और पाकिस्तान में जो आतंकवादियों के अड्डे, उनके अड्डों को नस्तनाबूद किया है, और पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान हुआ है। आप देखिए, कई उनके एयर बेसेस उड़ा दिए, रावलपिंडी का स्टेडियम उड़ा दिया। भारत सरकार के भारतीय सेना ने सारा काम किया है। आप देखिए ना, अगर हम धर्म की बात करते हैं तो सोफिया कुरैशी जो कर्नल है, उनके हाथ में सारी कमान थी। जो विंग कमांडर जो अपनी व्यामिका सिंह जी थी, उनके हाथ में सारी कमान थी। सोफिया कुरैशी से आपने बात पूछी है, ये कितना अजीब लगता है कि देश के जब बचाने की बात आती है तब उस विशेष समुदाय की लड़की जाके वहाँ जाके हमारी सेना को कमांड करती है, और गली में लोगों से उनके नाम पूछकर दुकानें खुलवाई जाती हैं। नहीं भैया, देखिए मैं बताता हूँ, विशेष समुदाय से लेना देना नहीं है। जो लोग अगर ऐसी हरकत करते तो उनका अपना विवेक होगा। अगर ऐसी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति होती तो सोफिया कुरैशी जी को ही क्यों कमान दी जाती, क्यों व्यामिका सिंह जी को कमान दी जाती? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जो गलत काम करेगा वो इस देश का गद्दार है, और जो भारत की सेवा करेगा वो एपीजे अब्दुल कलाम है। तो सोफिया कुरैशी इस वक्त एपीजे अब्दुल कलाम से भी उच्च स्थान पर हैं। मैं उनको दिल से सैल्यूट करता हूँ। चलिए, खासी लंबी बातचीत हो गई, और साथियों ये थे मेरे साथ सोनू गगनेजा प्रॉपर्टीज़ के मालिक, और मौजूदा समय में आईटी संयोजक पद पर विराजमान हैं भारतीय जनता पार्टी की मेन बॉडी में। और सुनील ठुकराल जी जिस टीम के अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में मौजूदा समय में आईटी संयोजक हैं। चुनाव को लेकर उन्होंने सीधे कहा है कि हाँ, मैं चाहता हूँ चुनाव लड़ने के लिए, अगर मेरी पार्टी मुझ पर भरोसा जताती है तो आने वाले समय में। लेकिन अभी उम्र कम है, और उम्र के साथ राजनीति में बहुत कुछ सीखना, समझना और झेलना पड़ता है। राजनीति में चीज़ें उस तरीके से नहीं होती जिस तरीके से आप सोच रहे होते हैं। राजनीति में रोज़ करवटें बदलती हैं और रोज़ नई चीज़ें उठापटक होती हैं। सोनू गगनेजा
के बारे में एक खास बात बता दूं, सोनू गगनेजा मुझे लगता है शहर के अंदर अकेले एकमात्र वो व्यक्ति हैं जो ट्रायंगल के बीच में बड़ी आसानी से राजनीति कर रहे हैं। और राजकुमार ठुकाल के भी खास रहे हैं और शिव अरोड़ा जी के भी खास रहे हैं और मौजूदा समय में नए महापौर के साथ भी उनकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग है और वो इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करते हैं। और ये चीज़ें लोगों को भी सीखनी चाहिए कि केवल एक पलड़े में बैठकर दूसरे व्यक्ति से नाराज़गी करने का नाम राजनीति नहीं है। अगर आप सही और संयम तरीके से काम करें तो आपके संबंध हर तरफ बराबर रह सकते हैं। सोनू गगनेजा मौजूदा समय में भारतीय सेना द्वारा किए गए काम से खासे खुश भी हैं, लेकिन वो इस बात से नाराज़ भी हैं कि सेना को इस समय घुसकर पीओ के अधिकृत को अपने कब्जे में ले लेना चाहिए था। तो बने रहिएगा ऐसी चर्चाओं के लिए हमारे साथ। एक बार फिर से बैठेंगे सोनू गगनेजा के साथ और मैं धन्यवाद अदा करता हूँ, आपने अपना कीमती समय मुझे दिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास समय की अक्सर कमी रहती है क्योंकि उनके पास काम बहुत रहता है और धरातल पर तो भारतीय जनता पार्टी जितना काम करती है उससे मुझे लगता है मौजूदा समय में खत्म होती रुद्रपुर कांग्रेस को बहुत कुछ सीखना चाहिए। तो बने रहिएगा ऐसी चर्चाओं के लिए। मैं नील रावत अपने साथी सहयोगी उज्जवल के साथ। धन्यवाद।